हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक का स्टार्टिंग है ये वीडियो। अभी पहले इसमें बोरॉन फैमिली, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और क्लोरीन फैमिली। लाइन से पूरा पी ब्लॉक हम लोग देखेंगे, तो आप लोग चैनल में बने रहना। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बोरॉन फैमिली के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 है ये बोरॉन फैमिली का, इसका और 1-2 पार्ट आ सकता है। मैं देखूंगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करूंगी, लेकिन 2 पार्ट तो लगेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सबको पता है कि बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थैलियम है। ये 5 एलिमेंट्स है बोरॉन फैमिली में। बोरॉन क्या है, यहाँ पे मेटेलॉइड्स है। इस फैमिली में जो बोरॉन होता है ये मेटेलॉइड होता है और बाकी के सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है। ये चारों के एलिमेंट्स मेटल्स हैं और ये मेटेलॉइड्स हैं। ये धातु है और ये उपधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 है तो हीलियम लिख दिया मैंने, फिर 2s2 2p1, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमेशा इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वही है ns2 np1, ठीक है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं ये। और सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, हीलियम 2s2 2p1, एल्युमिनियम का नियॉन 3s2 3p1, गैलियम का लिखेंगे तो आर्गन, क्योंकि इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 31, इसका होता है 13, इंडियम का होता है 49 और थैलियम का होता है 81। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इजी है, आप लोग को आराम से आता होगा, तो उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ टिपिकल नॉर्मल चीजें, बोरॉन, जैसे बोरॉन जो है इसका जो इंपॉर्टेंट ओर है वो कौन है, बोरेक्स। बोरेक्स से ही हम लोग को बोरान मिलता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 × 10H2O। ठीक, 3 एलिमेंट्स शुरू के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 3 के बारे में बात कर रही हूँ ना। एल्युमिनियम क्या है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये 3rd नंबर पे है ना, 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसका ओर क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर से इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है Al2O3 × XH2O, ठीक है। गैलियम का जो स्पेसिफिक, अगर गैलियम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँ तो गैलियम क्या है, थर्मोमीटर में यूज होता है। कौन से थर्मोमीटर में, ऐसे थर्मोमीटर में यूज होता है जिसमें बहुत अधिक हाई टेम्परेचर हम लोग नापते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर हम लोग नापते हैं। तो क्यों इसका गैलियम का यूज क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत अधिक टेम्परेचर तक भी लिक्विड स्टेट में रिमेन करता है, लिक्विड स्टेट में ही रहता है। कौन से टेम्परेचर तक, 303 केल्विन से लेकर के 2673 केल्विन तक, ये इतने टेम्परेचर तक देखो ये क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में ही रहता है। इसलिए थर्मामीटर में हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी और को लेंगे तो उतने टेम्परेचर तक क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो फिर वो रीडिंग कैसे बताएगा, तो गैलियम का यूज होता है वहां पे ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बात था जो इसमें से कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया। पर हम लोग मेन इस चैप्टर में इस बोरॉन फैमिली के बारे में इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में, जो जनरल ट्रेंड होता है पीरियोडिसिटी का वही पढ़ेंगे, पर कहाँ पे क्या एक्सेप्शन है वो सब मैं इसमें बताते जाऊंगी ना। एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ये जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें मैं कवर करूंगी, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो ये इतने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आता है, केवल वही फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिया है ना। अब मैं यहाँ पे जबरदस्ती डेंसिटी वगैरह नहीं ले रही हूँ कि डेंसिटी ले ली क्वेश्चन आना नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूंगी जो उससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन कभी आए नहीं है या आते नहीं है। तो जिससे क्वेश्चन आता है और जो क्वेश्चन आता है सिर्फ वही हम लोग यहाँ पे जनरल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या है, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। मैं डायरेक्ट ये बताऊंगी कि इसका ट्रेंड क्या है इस चैप्टर में या इस फैमिली के लिए। तो बोरॉन फैमिली के लिए एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। ये सब फैमिली के लिए है, किसी केवल बोरॉन के लिए नहीं है ना। बट एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम। ये कह रहा है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, मतलब बोरॉन सबसे छोटा, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ये क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, गैलियम इज लेस देन एल्युमिनियम, मतलब गैलियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, एल्युमिनियम से कम है। तो बोरॉन सबसे कम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम एंड लास्ट में थैलियम। ये क्या हो गया, एक्चुअल ऑर्डर। अब ऐसा क्यों होता है कि गैलियम का जो साइज है वो एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है, होना तो क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, तो इसका बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे हैं। देखो गैलियम में क्या है, 3d 4s2 4p1, यहाँ पे नियॉन एल्युमिनियम में 3s और 3p, d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। और सिल्डिंग इफेक्ट आप लोग पढ़े हुए हैं, परिरक्षण प्रभाव, कि s ऑर्बिटल का सिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर p का, फिर d का, फिर f का, ये सबसे ज्यादा सिल्डिंग इफेक्ट शो करता है ना। और ये सबसे पुअर सिल्डिंग इफेक्ट।
पुअर शिल्डिंग करता है। अब शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन से आगे के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करता है, प्रोटॉन उनको अपनी ओर खींच के रखता है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाले कोर्स में सिर्फ s ऑर्बिटल है, सेकंड में s और p दोनों ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड में s, p और d है, और अगर हम लोग फोर्थ में चले जाएंगे तो s, p, d और f है। तो देखो s ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, मतलब वो क्या होगा, यहां से जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन जाएगा तो वो उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन को आगे जाने से अच्छा खासा रोकेगा। फिर p वाला भी रोकेगा, एस पी भी रोकेंगे, लेकिन डी में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डी क्या करता है, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन को ज्यादा शिल्ड नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है, उसको आगे बढ़ जाने देता है। तो यहाँ पे गैलियम में क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 है, पी में 1 है, 2 और 1 तो इनका शिल्डिंग इफेक्ट तो बहुत है, ये तो शिल्ड करेंगे। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ये शिल्ड करेगा, ये शिल्ड करेगा, लेकिन डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये शिल्डिंग सबसे कम कर रहा है, और कम करेगा तो शिल्डिंग न्यूक्लियर का अट्रैक्शन क्या होगा, बाहर के ऑर्बिटल तक चला जाएगा, और बाहर का ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिट जो है वो अंदर की ओर श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसको अपनी ओर खींच लेगा, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसको अपनी ओर खींच लेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो गैलियम में चूंकि डी में और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी का शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आगे बढ़ जाने देता है लास्ट ऑर्बिटल तक, ऑर्बिट तक, और लास्ट ऑर्बिट क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है गैलियम का। ठीक है, सेम देखो इंडियम में भी है डी, और थैलियम में भी है डी और एफ दोनों है, तो इनमें भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होना चाहिए, तो डेफिनेटली इनमें भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन इनका साइज इनसे इतना ज्यादा बड़ा होता है कि शिल्डिंग इफेक्ट के बाद भी ये छोटे तो होते हैं साइज में, पर उतना छोटे नहीं हो पाते हैं। ये भी इतना ज्यादा बड़ा होता है कि शिल्डिंग इफेक्ट के बाद भी इसका साइज छोटा तो होता है, पर बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो पाता है। देखो अगर बोरॉन का देखोगे ना, तो इसका जो साइज होता है वो अप्रॉक्स 85 पिकोमीटर के करीब होता है। गैलियम का जो होता है वो होता है 135 पिकोमीटर, एल्युमिनियम का 143 पिकोमीटर, और इसका इंडियम का 167 के अप्रॉक्स कुछ समथिंग होता है, और इसका 170 पिकोमीटर होता है। तो देखो बोरॉन और एल्युमिनियम के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, सेम बोरॉन और गैलियम के बीच में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इंडियम और थैलियम के बीच में देखो कितना कम, सिर्फ 3 का डिफरेंस है। वो यही रीजन है कि इसमें 4f का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा छोटा नहीं हो पाता है कि वो इससे भी छोटा हो जाए, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा साइज में है ना, बहुत नीचे है, इसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ही बड़ा साइज में है, तो छोटा होने के बाद भी इतना छोटा नहीं हो पाता है कि इंडियम से छोटा हो जाए। तो जो ऑर्डर है वो रिमेन क्या करता है, इसके जैसा। तो ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। तो जब भी क्वेश्चन पूछे एटॉमिक रेडियस का, तो बस गैलियम का ज्यादा है, गैलियम का कम है एल्युमिनियम से, ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो ये हो गया एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक और आयनिक रेडियस अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से याद रखे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आराम से बन जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। सब जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। एनर्जी होता है, कौन से एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहाँ पे पी का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है सब में से, ठीक है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है कि साइज के जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। जस्ट उल्टा ट्रेंड है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज से व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए वो डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट अब चूंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके कि गैलियम का साइज तो छोटा है, तो गैलियम का साइज छोटा है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बट गैलियम हैज स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्युमिनियम, क्योंकि उसका साइज भी एल्युमिनियम से छोटा है। एंड सेम थैलियम हैज स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन इंडियम। अब साइज में थैलियम वाला मैंने बताया था कि थैलियम और इंडियम में थैलियम का ही साइज बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एफ ऑर्बिटल बहुत पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करता है ना, और साइज छोटा इसका हो जाता है, लेकिन इतना छोटा नहीं हो पाता है कि इंडियम से छोटा उसको बोले, मैंने कहा था ना, लेकिन छोटा हो जाता है और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत अधिक होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है उस पर न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी।
ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा, और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो थैलियम में क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ज्यादा है। और गैलियम और एल्युमिनियम का तो ऑलरेडी आप लोग ट्रेंड देख चुके हैं कि गैलियम का साइज छोटा है इंडियम से, इसमें भी डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि पुअर शिल्डिंग शो करते हैं, और पुअर शिल्डिंग शो करते हैं तो इसमें भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा, मतलब ये ट्रेंड होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोरॉन का सबसे अधिक होता है, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर थैलियम का इंडियम से ज्यादा है ना, ये एक्चुअल ट्रेंड है। तो हमारा आंसर क्या होगा ये, और आंसर इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो कि पुअर शिल्डिंग है, इसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो कि पुअर शिल्डिंग है। इंडियम में भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसका भी पुअर शिल्डिंग है, लेकिन एफ का डी से भी पुअर होता है ना शिल्डिंग इफेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने बताया है कि सबसे पुअर क्या है, एफ का। ठीक है, तो जिसके कारण इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी अपेक्षा अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे डिक्रीज होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एकदम इजीली याद हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में, इनका जो पैकिंग होता है लिक्विड स्टेट में भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि इधर वाले लिक्विड स्टेट में थोड़ा लूजली पैक होते हैं। तो लूजली पैक है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और इधर थोड़ा क्लोज पैकिंग है, थोड़ा टाइटली बॉन्डेड है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो जनरल ट्रेंड है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट एक्सेप्शन बिटवीन 3 and 5, ये किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड था। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा, सेम बॉइलिंग पॉइंट के जैसा, लेकिन एक्सेप्शन बिटवीन 3 and 5, 3 और 5 इनके बीच में एक्सेप्शन है, 3 को इधर ले आओ और 5 को इधर ले आओ, तो क्या हो गया, बोरॉन एल्युमिनियम थैलियम इधर आ गया, और गैलियम सबसे लास्ट में चला गया, बीच में इंडियम। ये ट्रेंड है, सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर थैलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का। तो ये हमारा आंसर है, एक्सेप्शन है किसमें, थैलियम और इंडियम के बीच में। मेल्टिंग पॉइंट का एक वीडियो लेकर के मैं आऊंगी जिसमें हम लोग पूरे पी ब्लॉक का एक साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो देखेंगे, तो उसको आप लोग जरूर चेकआउट करना। उसके लिए आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एकदम ईजी वे में मैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगी, और आप लोग को तुरंत वो याद भी हो जाएगा। तो अभी तो इसमें तो देख लो, अभी याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, पर उस टाइम पे तो 100% याद हो जाएगा। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, थैलियम, इंडियम और गैलियम, ये ऑर्डर होगा। अब इसमें ऐसा क्यों है, गैलियम सबसे कम क्यों है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 300 केल्विन से लेकर के 2673 केल्विन तक ये क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ये 300 केल्विन तक, 300 केल्विन में ही ये क्या आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या मेल्ट हो गया 300 केल्विन पे ही, बहुत कम हो गया। जबकि यहाँ पे बोरॉन का अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो बोरॉन का 2453 के लगभग होता है, एल्युमिनियम का 933 केल्विन के लगभग होता है, थैलियम फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे थैलियम आता है 576 केल्विन होता है, इंडियम उससे कम है, ये है 430 केल्विन, और गैलियम का तो आप लोग देख रहे हो 303 केल्विन के करीब है। तो सबसे कम गैलियम का, फिर इंडियम का उससे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर बोरॉन। तो आपको करना क्या है, बस फिफ्थ वाला 3 पोजीशन पे और थर्ड वाला 5th पोजीशन पे आ जाना है। ये है मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। बाकी बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट में भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बस थैलियम का गैलियम की जगह पे और गैलियम। अब गैलियम का सबसे कम होता क्यों है, तो जो गैलियम का है ये सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि जिसका स्ट्रक्चर वो एक अनयूजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, अनयूजुअल टाइप का होता है, मतलब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत लूजली पैकिंग होती है। कब, मेल्टिंग स्टेट में ना, मेल्ट जब हो जाने के बाद। यहाँ पे मत सोचना कि यहाँ पे लूजली था ये क्यों नहीं कम हुआ, सॉलिड स्टेट में इसकी पैकिंग ठीक ठाक होती है, लेकिन जैसे ही मेल्ट होता है, लिक्विड स्टेट में इसकी पैकिंग, यहाँ पे तो लिक्विड स्टेट की पैकिंग की बात करें, लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये सॉलिड स्टेट में मैं बोल रही हूँ ना, सॉलिड स्टेट में इसकी पैकिंग थोड़ी सी लूज होती है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब जब लिक्विड हो गया तब तो जो पैकिंग है सो है, तब उसके बाद लिक्विड स्टेट में इसकी पैकिंग इनसे ज्यादा टाइटली रहेगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो पैकिंग है वो कम होती है, बहुत लूज होती है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ जो है हमारा पॉइंट, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग सबको कई बार सुने होंगे कि
बोरॉन बोरॉन फैमिली जो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही करेगा, साथ में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करेगा। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है इसमें, कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 का है। ये कॉमनली 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP1। तो यहां से s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। 1 2 3 क्या होगा, ये +3, तीनों को ये डोनेट करेगा। ठीक है, मोस्टली ये पॉजिटिव आयन ही बनाता है। तो ये +3 स्टेट आ गया। लेकिन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो +3 की जगह पे +1 स्टेबल होते जाएगा। तो बोरॉन और एल्युमिनियम तो केवल +3 शो करते हैं, लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम +1 भी शो करते हैं। और अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो बोरॉन +3 में, एल्युमिनियम +3 में स्टेबल है, लेकिन थैलियम जो है वो +1 में स्टेबिलिटी शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, +1 क्यों शो करता है? तो इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी कोई जानते हैं। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अच्छे से डिटेल में मैंने वहां बताया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये +1 क्यों शो करता है, तो उसको जरूर चेकआउट करना। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ यही जानेंगे कि +3 बोरॉन के लिए स्टेबल है और +1 थैलियम के लिए स्टेबल है। ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ये आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका आंसर का वीडियो भी लेकर के आऊंगी। तो विच वन इज मोर स्टेबल, थैलियम +1 या +3? विच वन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +1 और +3? विच इज मोर स्टेबल, थैलियम क्लोराइड या थैलियम ट्राइक्लोराइड? विच वन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थैलियम क्लोराइड और थैलियम ट्राइक्लोराइड? इसका आंसर लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो आऊंगी। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दो। जैसे ही मैं आंसर अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लास्ट इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जनरल ट्रेंड नहीं होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो घटता जरूर है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पहले तो ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंक्रीज देखने को मिलता है। देखो इसका 2 है, इसका 1.5, इसका 1.6, इसका 1.7 है, इसका 1.8 है। तो पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। ये भी वही साइज वगैरह का फैक्टर और सिल्डिंग इफेक्ट वगैरह के फैक्टर के कारण ही है। तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है इसके लिए। आप इसको ट्रेंड को जानना इसलिए डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पूछता है मोस्टली, क्योंकि जो बोरॉन फैमिली है ये +1 स्टेट शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है ही नहीं। तो ये मेनली पॉजिटिविटी शो करता है। तो +1 +3 ये सब शो करता है, पॉजिटिविटी शो करता है। तो आप लोग उसको ध्यान दो जिसमें पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी वाला ट्रेंड जैसे देख सकते हैं हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को देखने की आवश्यकता उतनी नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो ये 5 पॉइंट्स थे इस वीडियो में। एटॉमिक रेडियस हमने देखा, आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। इसके बाद मैं कार्बन फैमिली भी अपलोड करूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।